दोस्तों, मैं हूं शाहरुख राज और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 पर, यानी हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 पर इससे पहले वाली वीडियो में। तो दोस्तों, अब देखिए पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं उस वाले पोर्शन को जो चैप्टर 1 का पोर्शन बच चुका था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो कौन सा पोर्शन है, यानी ऐसे 3 फैक्ट्स हैं जो केवल हम पार्ट 2 में समझने वाले हैं। विविधता में एकता वाला हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा फैक्ट है वो लद्दाख के बारे में है, और जो तीसरा फैक्ट है वो केरल के बारे में है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था लद्दाख और केरल के बारे में पार्ट 1 में भी, लेकिन मैंने उतना ही बताया जितना आपको जानने की जरूरत थी वहां पर। यानी उस टाइम में बात कर रहा था विविधता पर, और विविधता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो केरल और लद्दाख के बारे में थे, केवल उतना ही मैंने वहां पे इंडिकेट किया, उतना ही बताया, ज्यादा नहीं। अब अलग से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बच चुके हैं इनके बारे में, केरल और लद्दाख के बारे में, वो हम जानने वाले हैं इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, हमको बढ़िया तरीके से चीजों को समझना है, रिलेट करते हुए समझना है। ठीक है, तो इसलिए जहां पे जिस चीज को जानने की जरूरत है उतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले हैं पहले फैक्ट पर, यानी विविधता में एकता पर। अब यहाँ पे आप विविधता के बारे में तो समझते हो, पहले ही जान चुके हो कि विविधता है क्या, विविधता किसे कहते हैं, विविधता पैदा कैसे होती है। ठीक है, ये पार्ट 1 में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। भारत में विविधता कैसे आई, ठीक है, तो विविधता हमारे जीवन को कैसे विकसित बनाती है या कैसे समृद्ध बनाती है, तो इतना सब आप जान चुके हो किसमें, पार्ट 1 में। यानी विविधता के बारे में आप पे ज्ञान है, आप जानते हो विविधता के बारे में, लेकिन अब आपको पता नहीं है एकता क्या है। तो एकता को आप विविधता से कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, तो आप एकता और विविधता से क्या संबंध बना सकते हो, यानी कैसे समझ सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले जानने की जरूरत है कि एकता है क्या। जब आप एकता को समझ जाओगे तब आप समझोगे विविधता को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस पर, एकता पर। अब देखिए, अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ था अनेकता में एकता। अब यह सिद्धांत आया कहां से, इस पे समझो। जब हम इस सिद्धांत को रिलेट कर रहे हैं किससे, एकता से। अब जैसे जैसे रिलेट करेंगे तो जो मेन जो बेस है, जो एनसीईआरटी हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो हम समझेंगे। देखिए, अनेकता में एकता का सिद्धांत दिया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो उसकी एक बुक है भारत की खोज, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक भारत की खोज में चर्चा की अनेकता में एकता के सिद्धांत पर। अब ये चर्चा क्यों की, ठीक है, मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिद्धांत दिया या इस सिद्धांत की बात की अनेकता में एकता के, तो ये क्यों दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझ लो तो एकता आप खुद स्वयं समझ जाओगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बात तो एकता के बारे में क्या कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एकता के बारे में कहा, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। क्या कह रहा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि भारतीय एकता अनेक प्रथाओं को स्वीकार करने वाली एकता है। ठीक है, अनेक रिवायतों को स्वीकार करने वाली एकता है। मतलब भारतीय एकता में अनेक चीजों को स्वीकार किया गया है, अलग अलग तरह की मान्यताओं को स्वीकार किया गया है, अलग अलग तरह की प्रथाओं को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये परिभाषा दी किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एकता की। अब मतलब अब आप समझ चुके हो एकता का। एकता मतलब, भारतीय एकता का मतलब है अलग अलग तरह की मान्यताओं, अलग अलग तरह की प्रथाओं, अलग अलग तरह के विश्वासों को स्वीकार करने वाली एकता। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड आ गया अलग अलग मतलब अनेक, भाई भारतीय एकता में अनेक चीजों को ही तो स्वीकार किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। भारतीय एकता में क्या कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों की मान्यताओं को स्वीकार कर रहे हैं, अलग अलग प्रथाओं को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहां से मतलब वर्ड दे दिया गया अनेकता। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि अनेकता में एकता कैसे बनी, इसको हम पहचानेंगे कैसे। अब इतना तो आप समझ चुके हो, एकता को रिलेट किया अनेकता से, वो किस लिए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो मैं अभी बता चुका था। ठीक है, तो इसलिए अनेकता से रिलेट किया। अब हम पहचाने कैसे कि अनेकता में एकता कहीं पे दिखाई हमको देती है या नहीं, ये हम जाने कैसे।
देखिए इससे इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा इतिहास में। अब इतिहास में आप जब जाओगे तो वहां पे क्या था, जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो उन्होंने एक नीति अपनाई, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। यहां पे समझो आप, फूट डालो और राज करो। अब ये नीति थी जो अंग्रेजों की, इससे हम समझेंगे किसको, अनेकता में एकता को, सिद्धांत को। मतलब आप समझ जाओगे विविधता में भी एकता बन सकती है, यहां से ये आपको समझ में आएगी। मान लीजिए फूट डालो, ये अंग्रेजों की नीति है, और राज करो। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश है, भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं, लोगों की परंपराएं अलग अलग है। तो उन्होंने सोचा इस अलगता का क्यों ना हम फायदा ही उठा लें। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, इस अलगता का हम फायदा उठाएं, तो इसलिए उन्होंने क्या नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। यानी भारतीय लोगों की अलगता को देखते हुए हम उनमें क्या काम करेंगे, फूट डालेंगे एक दूसरे के प्रति। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम है तो इन दोनों में एक दूसरे के प्रति भड़काएंगे, यानी फूट डालेंगे। अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति को लेकर उनमें क्या करेंगे, फूट डालेंगे, उनको भड़काएंगे एक दूसरे के प्रति, और ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और हम अपना काम निकाल लेंगे। तो इस तरह की सोच विचार की जो ये नीति थी, इसका क्या कर दिया, भारतीय लोगों ने ठुकरा दिया, यानी एकता का प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, यहां से हमको एकता देखने को मिलती है कि भारतीय लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ी एक होकर। वहां पे भारतीय लोगों ने नहीं देखी कि आपका धर्म कौन सा है, आपकी संस्कृति क्या है, वहां पे लोगों ने नहीं देखी अपनी विविधता को। ठीक है, वहां पे भारतीय लोगों ने काम किया एकता का, सभी ने लड़ाई लड़ी, औरत मर्द जो कोई भी हो, या कोई किसान हो, व्यापारी हो, ठीक है, शिल्पकार हो, कोई भी नौकर हो, तो सभी ने काम किया, किसान हो, सभी ने काम किया एकता के लिए, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए काम किया। तो मतलब एक थे उस टाइम, तो वहीं से मिलती है हमको एकता, यानी विविधता में एकता है। तो इसको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए यूज किया अनेकता शब्द का। क्या क्या, अनेकता शब्द का, उसने सिद्धांत दिया अनेकता में एकता का। तो यहां से हम समझ सकते हैं अनेकता में एकता है या नहीं, या अनेकता में एकता का सिद्धांत क्यों दिया गया, और अनेकता में एकता है या नहीं ये हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये हम पहचान सकते हैं फूट डालो और राज करो की नीति से। ये अंग्रेजों की नीति थी। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। यहाँ पे विविधता में एकता आप ये समझ चुके हो कि किस तरीके से विविधता में एकता दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है विविधता की, जब हम समृद्धता की बात करते हैं, यानी विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, ठीक है, कैसे सशक्त बनाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम वहां पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे कि आप विविधता में एकता जिस पर हम बात कर रहे हैं इसको कैसे पहचाना जा सकता है, ये क्यों आई और कहां पे हमको इसको प्रदर्शन देखने को मिलता है। दोस्तों अब ये जो वाला पहला जो फैक्ट था इसको आप समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। देखिए लद्दाख से रिलेटेड वर्तमान में भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो कि अभी अभी घटित हुए हैं, लगभग आपसे कुछ मंथ पहले 2019 में। ठीक है, तो देखिए 5 अगस्त की हम बात करें, आप सभी जानते हैं 5 अगस्त के दिन के बारे में। तो 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल था, जो जम्मू कश्मीर की पावर थी, जो शक्ति थी, ठीक है, जो उसके लिए अधिकार थे, आर्टिकल 370 के तहत वो सब क्या कर दिए गए, नेस्ट कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, और एक था 35A। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें जो वहां के जम्मू कश्मीर के जो निवासी थे, जो स्थानीय लोग थे, उनके अलावा कोई भी वहां की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता था, और भी बहुत सारे अधिकार ये 35A जम्मू कश्मीर के स्थानीय वासियों को देता था। लेकिन ये जो था इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इसमें बहुत सारा परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो ये थे 5 अगस्त को ये दोनों क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए 2019 को। ठीक है, तो 5 अगस्त को जब ये समाप्त कर दिए गए, इसके कुछ मंथ बाद यानी 31 अक्टूबर को क्या किया, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बना दिया लद्दाख से।
ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग राज्य बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई लद्दाख की, तो 31 अक्टूबर को ये लद्दाख अलग बना, और यहाँ पे देखिए इसका जो लद्दाख था ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित बन गया था। यानी अब से पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितने हो गए, इसमें 2 और जोड़ गए तो 9 केंद्र शासित प्रदेश वाला देश है इंडिया, ठीक है। तो ये कब हुआ, 31 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब यहाँ पे एक देखिए ध्यान दीजिए, जो जम्मू कश्मीर था उसको विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया, किस वाला, विधानसभा सहित वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जबकि लद्दाख को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया। मतलब लद्दाख पर विधानसभा नहीं है, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, वह बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। और जो जम्मू कश्मीर है वो विधानसभा सहित वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वर्तमान में जो घटित हुए, देखिए इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कभी डिस्कस करेंगे अन्य वीडियो में। यहाँ पे बस आप बेसिक जान लो जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो चैप्टर में जो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमने रिलेट किया कुछ मंथ्स पहले जो घटना घटी है उससे रिलेटेड। अब देखिए लद्दाख के बारे में आप जानोगे, तो लद्दाख में क्या था, ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पड़ रहा है। कहां पे पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके पूर्वी हिस्से में पड़ रहा है। उत्तर में जब आप जाओगे, इंडिया के मैप को आप देखते हैं तो वहां पे उत्तर में मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो उसका जो पूर्वी हिस्सा है वहां पे लद्दाख पड़ रहा है, और ये लद्दाख पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ की जो देखिए, अब यहाँ की विशेषता क्या है कि ये पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से, यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ का क्षेत्र है वो कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे खेती बहुत कम होती है, यानी खेती का होना कम संभव है, खेती बहुत ही कम होती है, यानी होती ही नहीं है, कहने का मतलब ये है, आप ये समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे खेती से रिलेटेड तो कुछ हो नहीं रहा है, वहां पे क्या होता था, लोग यहाँ पे खेती तो करते नहीं थे, तो ना ही यहाँ पे बारिश होती थी खेती के लिए, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, ठीक है, बारिश भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, पशुपालक थे, ज्यादातर जो मोस्टली थे वो क्या थे, पशुपालक थे। तो वो पशु पालते थे, भेड़ होगी, ठीक है, बकरी हो गई, याक हो गई, तो ये इस तरह के पशु यानी जानवर पालते थे, ठीक है, याक। तो ये थे जो लद्दाख वासी थे, वो भेड़ पालते थे, बकरी, याक, इस तरह के पशु पालते थे। तो अब जो भेड़ था, भेड़ से उनको मिलता था पश्मीना ऊन, ठीक है, और यह ऊन बड़ा कीमती होता है। ये कैसा होता है, बड़ा कीमती होता है। कीमती होने की वजह से इससे क्या बनाई जाती हैं, पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। मतलब जो ये भेड़ है इससे जो कीमती ऊन मिलती है, पश्मीना ऊन, इससे बनाई जाती है पश्मीना सालें। और पश्मीना सालें कहां पे बनती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये आप सभी जानते हो। तो ये लोग मतलब काम कर रहे हैं पश्मीना ऊन से, पश्मीना ऊन एकत्रित करने का, और उस ऊन को बेच रहे हैं, ठीक है, उससे बेचने के बाद कीमती पश्मीना सालें बनाई जा रही है। तो इस तरीके से ये इनका एक क्या है, आजीविका का साधन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बारिश नहीं होती थी तो यहाँ पे क्या होती थी, बर्फ जमती थी, ठीक है, बर्फ पड़ती थी। तो सर्दियों में जो बर्फ पड़ती थी वह बर्फ गर्मियों में पिघलती थी, ठीक है। तो पिघलने की वजह से, वो क्यों पिघलती थी, तापमान की वजह से पिघलती थी। तो पिघलने के बाद उसमें क्या होता था, जो वहां के निवासी थे लद्दाख के, उसके पानी के जो बर्फ से जो पिघल कर जो पानी निकल रहा है, जो मिल रहा है, उसको पीने के लिए यूज करते थे, ठीक है, उसको अपने काम में लेते थे। तो ये थी लद्दाख की कुछ विशेषताएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानने की जरूरत थी, समझने की जरूरत थी। अब हम बात करते हैं केरल पर। अब हम बात कर रहे हैं किस पर, केरल पर। देखिए केरल पड़ रहा है दक्षिण में, तो दक्षिण में ये पड़ रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे मैं एक तरीके से थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पे केरल पड़ रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला केरल का एरिया है, ये वाला क्षेत्र, ये समुद्र तक है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है। और जो ये वाला क्षेत्र है ये किससे घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है पहाड़ियों से, यानी एक तरफ से केरल घिरा हुआ है पर्वत से, दूसरी तरफ घिरा हुआ है समुद्र से, ठीक है। तो जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है केरल का, वो घिरा हुआ समुद्रों से, और जो पूर्वी है वो घिरा हुआ है किससे,
वो घिरा हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों से, यानी पर्वत से, तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसमें क्या था, यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे देखिए इसकी जो खास विशेषता है वो है मिर्च, मसाले, इलायची, यहाँ पे मिलते थे लोगों को। ऐतिहासिक काल की हम बात करें, इतिहास टाइम में, तो मिर्च, मसाले, इलायची, लौंग, ये इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध था केरल। तो यहाँ पे लोगों ने व्यापार करने के लिए लोग यहाँ पे आने लगे। ये मैं पार्ट 1 में भी बताया था, जैसे जैसे आए तो विविधता पनपती गई। अब यहाँ की जो विशेषता, जो लोग आए यहाँ पे 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने समुद्री रास्ते की खोज की थी 1498 में, सर्दियों के दिनों में आया था वो। तो यहाँ पे केरल में मसाले, मिर्च, लौंग, इलायची के लिए लोग व्यापार करने आए, ठीक है। तो इस तरीके से विविधता पनपी। यहाँ पे जो समुद्र या जो एरिया पड़ता था, तो लोग जो काम करते थे वो मछली पकड़ने का काम भी करते थे। किसका? मछली पकड़ने का। अब जो मछली पकड़ने के लिए वो जिस जाल का यूज करते थे, उस जाल को किस नाम से जाना जाता था? उस जाल को चीना जाल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? चीना जाल के नाम से, ठीक है। और जिस, मान लीजिए इन्होंने मछली पकड़ ली, मछली को पकड़ने के बाद वो उसको खाद्य के रूप में भोजन कर रहे हैं, भोजन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यूज के लिए उसको क्या करना पड़ता था? पहले भूनना पड़ता था मछली को। तो भूनने के लिए जिस बर्तन का वो यूज करते थे, उस बर्तन को जाना जाता था चीना चट्टी के नाम से। किसके नाम से? उस बर्तन को जाना जाता था चीना चट्टी। तो ये केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है, चीना चट्टी। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो भी जानने की जरूरत थी वो सब समझ चुके हो। देखिए अब जो लद्दाख था, देखिए लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो ये रास्ता था, तिब्बतीय रास्ता था, ठीक है, इसी रास्ते से तिब्बत में क्या पहुंचा? बौद्ध धर्म पहुंचा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो केरल में सबसे पहले यहूदी, अरबी लोग आए थे। तो धार्मिक अगर रूप से आप देखते हो, तो आशा करता हूं कि अब आप बढ़िया तरीके से चैप्टर 1 को समझ चुके हो, क्लियर कर चुके हो। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पर। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ओनली यूपीएससी को, और जो पास में बेल आइकन वाली बटन है उसको हिट कर दें ताकि आप प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सको, ठीक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।